आज 14 अप्रैल के दिन भी भारत के मध्य प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिन्होंने अपने जीवन में कड़े संघर्ष करते हुए पूरे देश को ही एक नई दिशा दे दी और हजारों वर्षों से पीड़ित लोगों के दुख दर्द दूर कर दिए। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्हें बाबा साहेब भी कहा जाता है। हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखने से पहले जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए, उनको जानना भी बहुत जरूरी है। यह जानना अति आवश्यक है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कड़ी परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने जीवन का वो लक्ष्य क्यों नहीं छोड़ा। आज की युवा पीढ़ी को बाबा साहेब के जीवन से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन ज्यूरिस्ट यानी कानूनी मामलों के विशेषज्ञ, इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक के रूप में आज दुनिया भर में जाना जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर जी जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। आज 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब की जयंती के मौके पर हम उनके संघर्षों से भरे जीवन से लेकर हजारों वर्षों से उत्पीड़ित हो रहे समाज के लीडर बनने तक के सफर की बात करेंगे। छोटी जाति से होने की वजह से कैसे उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा। आइए शुरुआत करते हैं भीमराव के बचपन से। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महाऊ यानी आज के डॉक्टर अंबेडकर नगर में भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म होता है। रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे जो कि मध्य प्रदेश के महाऊ में ड्यूटी करते थे। भीमाबाई ने इस बच्चे को भीम बुलाने का फैसला किया। बता दें कि भीमराव अपने सभी भाइयों बहनों से सबसे छोटे थे। घर के आर्थिक हालात ज़्यादा अच्छे ना होते हुए भी भीमा भाई और रामजी सकपाल ने भीमराव को अच्छी शिक्षा देने में हर संभव कोशिश करने की ठान ली। भीम के जन्म के 2 साल बाद रामजी आर्मी से रिटायर हो जाते हैं और सारा परिवार महाऊ से महाराष्ट्र के डपोली में शिफ्ट हो जाता है। आज भी डपोली महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। भीमराव जब 5 साल के हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिला दिला दिया गया, लेकिन रामजी को आर्मी से मिल रही पेंशन से परिवार का गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसी बीच रामजी के कुछ दोस्त उनके लिए महाराष्ट्र के सतारा में काम ढूंढ लेते हैं और परिवार एक बार फिर शिफ्ट करता है। इस बार का यह सफर था डपोली से सतारा का। सतारा जाने के कुछ समय बाद ही भीमाबाई यानी भीमराव की माताजी की तबीयत खराब रहने लगी और थोड़े समय के बाद उनका देहांत हो गया। भीमाबाई के बाद भीमराव की बुआ मीरा ने ही सारे परिवार की देखभाल की। भीमाबाई और रामजी के साथ भीमराव का अब तक का जीवन अच्छा निकला था, लेकिन अब सतारा में शुरू होगा भीम के संघर्षों का दौर। आइए अब देखते हैं कि भीमराव को छोटी सी उम्र में ही किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। छोटी जाति होने की वजह से भीमराव ने इस बात को बहुत ही गहराई से महसूस किया कि उनके और उनके परिवार के साथ समाज में एक अलग ही तरह का व्यवहार किया जाता है। जब वो स्कूल जाते थे तो घर से अपने बैठने के लिए एक अलग बोरी लेकर जाते थे और उन्हें बाकी बच्चों से भी अलग बैठाया जाता था। भीमराव की इस बोरी को कोई भी नहीं छूता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि भीम के पास बैठने से और उसकी परछाई से भी वो प्रदूषित हो जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि भीमराव माहर जाति से थे। माहरों को उस समय अछूत माना जाता था। छोटी जाति का होने की वजह से भीमराव को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। वो पानी के घड़े को भी छू नहीं सकते थे। स्कूल में चपड़ासी उन्हें दूर से ही घड़े में से पानी भरकर पिलाता था। कोई भी बच्चा उनके साथ नहीं खेलता था। भीमराव के जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर क्यों उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। साल 1901 में 10 साल के भीमराव और उनके बड़े भाई को उनके पिता रामजी सकपाल ने गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए कोरेगांव बुलाया। भीमराव और उनके भाई बहुत अच्छे कपड़े पहनकर सतारा के मसूर स्टेशन पर पहुंचे। वो नए कपड़ों में सजे हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उस समय कोई देखकर कह नहीं सकता था कि ये बच्चे एक छोटी जाति से हैं। दोनों भाइयों ने काफी लंबे समय तक स्टेशन पर अपने पिता का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। स्टेशन मास्टर दोनों बच्चों के पास आकर इनकी समस्या और इनके बारे में पूछता है। जब यह बच्चे सारी बात बताने के बाद कहते हैं कि वो माहर जाति से हैं, तो स्टेशन मास्टर चौंक कर गुस्से से वहां से चला जाता है। अब तक पूरे स्टेशन में यह बात फैल गई थी कि यह बच्चे माहर जाति से हैं। भीमराव और उनके भाई ने अब खुद मसूर से कोरेगांव जाने का फैसला किया। जब बैलगाड़ी वालों से उन्होंने कोरेगांव जाने के लिए पूछा तो छोटी जाति होने की वजह से उन्होंने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। एक बैलगाड़ी वाले ने दोगुने पैसे लेकर उन्हें ले जाने को कहा, लेकिन बैलगाड़ी भीमराव और उनके भाई को चलानी पड़ी, क्योंकि बैलगाड़ी वाले को इनसे प्रदूषित होने का डर था। भीमराव सारे रास्ते बस यही सोचते रहते हैं कि वो तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, भला उनकी वजह से कोई प्रदूषित कैसे हो जाएगा।
अभी तक उन्हें यह जवाब नहीं मिला था कि आखिर क्यों ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है, क्यों उन्हें अछूत कहा जाता है। बता दें कि भीमराव के बाल भी उनकी बहन घर पर ही काटती थी, क्योंकि बाहर कोई भी उनके बाल काटने के लिए राजी नहीं होता था, क्योंकि उन्हें अछूत माना जाता था। जब कभी वो अपनी बहन से पूछते थे कि आखिर ऐसा क्यों उनके साथ किया जाता है, तो बहन का बस एक ही जवाब होता था कि ऐसा हमेशा से ही चलता आ रहा है। लेकिन भीमराव को कभी भी इस उत्तर से संतुष्टि नहीं मिली। यह सारी बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब वेटिंग फॉर ए वीज़ा में लिखी हुई हैं। उन्होंने लिखा कि वो सिर्फ 9-10 साल के थे जब ये घटनाएं उनके साथ हुई, और इन सभी घटनाओं ने उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करें और उसमें उनकी शिक्षा की बात पर चर्चा ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भीमराव को भीमराव अंबेडकर बनाने में उनके शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भीमराव शुरू से ही बहुत ही होशियार छात्र रहे थे। बेशक उनको पढ़ाने वाले शिक्षक ऊंची जाति से संबंध रखने वाले थे, लेकिन वो भीमराव को बेहद पसंद करते थे। इन अध्यापकों में से एक थे कृष्णाजी केशव अंबेडकर। वो हमेशा भीम को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे और उनकी तारीफ करते थे। इन्होंने ही भीमराव के नाम के साथ अंबेडकर जोड़ा। भीमराव का पहला सरनेम अंबादावेकर था, जो उनके पिताजी ने स्कूल में दाखिले के समय रजिस्टर कराया था, क्योंकि उनके पैतृक गांव का नाम अंबादावे था। भीमाबाई के देहांत के बाद जब राम जी ने दोबारा शादी करने का फैसला किया, तो भीमराव काफी दुखी हो जाते हैं और वो बॉम्बे चले जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी भुआ मीरा के पर्स से पैसे लेने चाहे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक आना ही निकला। यहाँ से भीमराव को बहुत गहरा झटका लगा और शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने ठान लिया कि वो मेहनत करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करके अच्छी नौकरी हासिल करेंगे। बस यहाँ से भीमराव का शिक्षा के प्रति झुकाव और ज़्यादा हो गया। भीमराव की पढ़ाई में रुचि दिन ब दिन बढ़ती ही गई और उनके शिक्षक उनकी बहुत तारीफ करते थे। शिक्षकों ने भीम के पिता राम जी से कहा कि भीम को सबसे बढ़िया शिक्षा दी जाए। उनके आग्रह के बाद राम जी का सारा परिवार बॉम्बे शिफ्ट हो गया। बॉम्बे में भीमराव को उस समय के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिल जाता है। बॉम्बे में शोर शराबा ज़्यादा होने की वजह से भीमराव दिन में पढ़ ही नहीं पाते थे, इसलिए वो स्कूल से घर आकर सो जाते थे और उनके पिता रात को 2 बजे उन्हें उठाते थे, क्योंकि उस समय सभी सो रहे होते थे और काफ़ी शांति होने की वजह से भीमराव आराम से पढ़ पाते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े और मॉडर्न शहर में आने के बाद भी भीमराव को छोटी जाति होने की वजह से कई संघर्षों का सामना करना पड़ा था। अभी यहाँ के लोग और स्कूल में छात्र उनसे दूरी बनाकर रखते थे। उन्हें कक्षा में पीछे अलग से बैठाया जाता था। उन्हें किसी भी शिक्षक ने संस्कृत नहीं पढ़ाई, क्योंकि उन्हें बताया जाता था कि यह ऊंची जात की भाषा है और अछूतों के लिए यह भाषा सीखना मना है। लेकिन बाद में भीमराव ने खुद ही अपनी मेहनत से संस्कृत भाषा सीखी। 15 साल की उम्र में ही भीमराव की शादी रमाबाई से हो गई थी और 17 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक यानी 10वीं पास की। मतलब 10वीं पास होने से पहले ही भीमराव की शादी हो गई थी। भीमराव ने अपनी मेहनत जारी रखी और 11वीं 12वीं भी उन्होंने अच्छे अंकों से पास की। लेकिन अब आगे की पढ़ाई बहुत महंगी थी। अब राम जी के लिए भीमराव की आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन पढ़ाई को लेकर भीमराव की किस्मत यहाँ भी चमकी। भीमराव के एक शुभ चिंतक ने भीम के बारे में बड़ौदा के शाहू जी महाराज को बताया और उन्होंने भीमराव को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। इस स्कॉलरशिप के साथ भीमराव ने साल 1912 में अपनी बीए पूरी की। इसके बाद प्रशासनिक सेवा में उन्हें एक जॉब भी दे दी जाती है। साल 1912 में भीमराव के पिता राम जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, इसलिए उन्हें बड़ौदा से बॉम्बे वापस आना पड़ा। कुछ दिनों के बाद राम जी का देहांत हो गया। साल 1913 में बड़ौदा के महाराज सायाजी राव गायकवाड़ एक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करते हैं। इस स्कीम के तहत जो लायक छात्र हैं उन्हें विदेश भेजा जाता है। हर महीने स्कॉलरशिप के तहत विदेश के छात्र को 11.5 पाउंड दिए जाते थे। लेकिन ये स्कॉलरशिप लेने से पहले भीमराव को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें वापस भारत आना पड़ेगा और बड़ौदा में आकर 10 साल सेवाएं देनी होगी। तो इसलिए साल 1913 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचते हैं न्यूयॉर्क में वर्ल्ड फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। उनके मेन सब्जेक्ट्स थे इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। वहाँ वो 2 साल में अपनी एमए पूरी करते हैं और 1 साल में ही अपनी पीएचडी भी पूरी कर लेते हैं। यानी यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मेहनत का जलवा दिखाया। 8 साल की पढ़ाई उन्होंने सिर्फ 2 साल 3 महीने में ही पूरी कर दी और वो हर रोज 21 घंटे पढ़ाई करते थे। साल 1916 में वो कोलंबिया से लंदन चले गए। वहाँ पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। पढ़ाई खत्म होने से पहले ही उन्हें लंदन छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप एक्सपायर हो चुकी थी।
उनकी स्कॉलरशिप सिर्फ 5 साल की थी। लंदन से अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा वापस आ गए। बड़ौदा पहुंचकर उन्हें अच्छी जॉब मिली, लेकिन पीएचडी की डिग्री करने के बाद भी उन्हें भारत आकर कास्ट सिस्टम का सामना करना पड़ा। उन्हें अभी भी अछूत ही माना जाता था। उनसे कोई भी ढंग से बात नहीं करता था। पियन, फाइल और पेपर कभी भी उनके हाथ में नहीं पकड़ाते थे, हमेशा उनके सामने फेंक दिए जाते थे। उन्हें कभी भी पीने के लिए पानी भी नहीं पूछा जाता था। ये सब क्यों हो रहा था? सिर्फ छोटी जात होने की वजह से। बड़ौदा में उन्हें कोई घर भी नहीं देता था। उन्होंने बहुत घूमा, लेकिन किसी ने भी उन्हें घर नहीं दिया। लेकिन फिर उन्होंने अपनी जात छुपाकर पारसियों के पास रहना शुरू किया। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये छोटी जात के हैं, तो इस चीज़ का भी लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि यह इस घर को प्रदूषित कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें धमकी दी कि शाम तक यहाँ से निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। इस घटना से आहत होकर सिर्फ 12 दिन बाद ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा से बॉम्बे आ गए और वहां उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस के तहत वो लोगों को निवेश से जुड़ी हुई सलाह देते थे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन यहां भी जाति बीच में आई और भीमराव को निराशा का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनसे सलाह लेना बंद कर दिया। साल 1918 में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर के तौर पर सिडनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। छात्रों के बीच वो काफ़ी प्रचलित हो गए और उनकी एक अलग पहचान छात्रों में बन गई। पढ़ाई के दौरान ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कई तरह की कॉन्फ्रेंस अटेंड की। इन कॉन्फ्रेंसेस के जरिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों की पीड़ा की आवाज़ दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया और उन्हें बराबर के हक दिलाने में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जुट गए। साल 1920 में कोल्हापुर के महाराज की मदद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वापस चलेंगे और उन्होंने वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की, जो वो पढ़ाई पहले स्कॉलरशिप खत्म होने की वजह से छोड़ आए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स में पीएचडी पूरी की। इसके साथ ही उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए दाखिला भी ले लिया। साल 1923 में अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत वापस आए। बताया जाता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऐसे पहले भारतीय स्टूडेंट थे जिन्होंने एलएससी यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमेशा दलितों के उत्थान के बारे में ही सोचते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि अगर उन्हें आज़ादी और अपनी जान में से किसी एक चीज़ का चुनाव करना हो तो वो देश की आज़ादी को चुनेंगे, लेकिन अगर आज़ादी और दलितों के उत्थान में से किसी एक को चुनना हो तो वो दलितों के उत्थान को चुनेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि वो आज़ादी ही किस काम की जहाँ सभी को समानता का अधिकार ही नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 11 भाषाएं जानते थे। उन्होंने 64 विषयों पर मास्टरी हासिल की थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को डॉक्टर ऑफ ऑल साइंसेस की उपाधि दी। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्हें ये उपाधि मिली। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन। इसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर भारत वापस आए तो भारत में कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पूरी कर चुके थे। वो विद्वानों के साथ चर्चा और बहस कर सकते थे। दलितों को एक अच्छा लीडर मिल चुका था जो उन्हें हजारों वर्षों के उत्पीड़न की आग से बाहर निकाल सके। साल 1924 में अपनी पढ़ाई की अहमियत को जानते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शुरुआत की। इस सभा का मकसद ये था कि ज़रूरतमंदों को फ्री लाइब्रेरीज, स्कूल और हॉस्टल दिए जाएं। इसके बाद उन्होंने महाड़ सत्याग्रह, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और संविधान सभा में दलितों के हक की बात रखी। सिर्फ दलित ही नहीं, सभी के हकों की बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में रखी। इसमें महिलाओं के हक की बात भी उन्होंने सबके सामने रखी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कभी भी मुश्किलों से भागे नहीं, उन्होंने डटकर सभी मुश्किलों का मुकाबला किया। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चाहते तो आराम का जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनाया और वो आज के समय में सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है और वो हमेशा ही रहेंगे। परेशानी तो तब है जब आपको परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि परिस्थितियों से क्या परेशानी, परेशानी तो तब है जब आपको परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह कभी नहीं सोचा कि उनकी कौन मदद करेगा और कौन उन्हें सिखाएगा। वो बस अपने कर्म करते चले गए। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो हमेशा अपने कर्म करने में डूबे रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमेशा
इसी बात पर जोर देते थे कि सेल्फ हेल्प यानी खुद की मदद करो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमेशा इसी बात पर जोर देते थे कि सेल्फ हेल्प यानी खुद की मदद करने में विश्वास रखो, खुद को ऊपर उठाओ, यही सबसे अच्छी और बड़ी मदद है। वो हमेशा कहते थे कि अपने आत्मबल को पहचानो, ईमानदारी से अपना काम करते रहो। बाद में जाकर संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे, इसीलिए सभी उनका सम्मान भी करते थे। उनकी ईमानदारी और काम के प्रति उनकी लगन का नतीजा ही है भारत का संविधान। इस भारत के महान बेटे के विचार देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि साउथ अफ्रीका का नया संविधान लिखा जाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 40 देशों के संविधान पढ़े और कई देशों की कानून व्यवस्था को समझा। उनके नेतृत्व में 2 साल 11 महीने और 17 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हमेशा से ही कुछ ना कुछ सीखने की तीव्र इच्छा थी। वो किताब पढ़ने में भी इतना खो जाते थे कि समय का पता ही नहीं चलता था। वो रात को किताब पढ़ना शुरू करते थे तो उन्हें पता नहीं चलता था कि सुबह कब हो गई। वो दावतों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। वो लोगों को बोलते थे कि डिब्बे में खाना बंद कर मेरे घर ले आओ, हम यहाँ बैठकर खाएंगे, वरना समय बर्बाद होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के देहांत के बाद राजगढ़ में उनकी पर्सनल लाइब्रेरी खोली गई। वहां देखा गया कि वहां 50,000 से ज्यादा किताबें पड़ी हुई हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हर किताब में कुछ ना कुछ एक पेज पर लिखकर जरूर रखा हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुद्धि बहुत ही स्थिर थी, क्योंकि इतनी समस्या होने के बावजूद भी उन्हें बचपन से ही अछूत कहा जाता था। उन्हें नफरत का सामना करना पड़ा, भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतना कुछ हो जाने के बाद भी कभी भी अपने मन में नफरत नहीं पाली। उन्होंने हमेशा ही एकता और भाईचारे की बात की। वो हमेशा कहते थे, वी आर इंडियन फर्स्ट एंड लास्टली, यानी हम शुरू में और अंत में बस भारतीय ही हैं। धन्यवाद।